नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे शातिर ठग की जिसकी कहानी सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने धोखेबाजी को कह सकते हैं एक आर्ट फॉर्म बना दिया। एक सवाल है, क्या ताजमहल को बेचा जा सकता है? सुनने में ही अजीब लगता है ना? मतलब कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा? पर यकीन मानिए, किसी ने ये कर दिखाया। और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि तीन बार। हाँ, सही सुना। ये कोई मजाक नहीं, ये हकीकत है। ये है नटवरलाल की अविश्वसनीय कहानी की बस एक झलक, एक ऐसे इंसान की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर था कौन ये शख्स? देखिए, उसका असली नाम तो था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, लेकिन जुर्म की दुनिया ने उसे एक पहचान दी, नटवरलाल। और इसका साम्राज्य ना कोई छोटी मोटी चोरी चकारी पर नहीं टिका था। इसकी हिम्मत तो देखिए, इसने भारत की ऐतिहासिक इमारतों को ही बेचना शुरू कर दिया। जरा इस रकम पर गौर कीजिए, $1.4 बिलियन आज के हिसाब से। मतलब इतनी बड़ी रकम कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदी जा सकती हैं। इससे अंदाजा लगता है कि नटवरलाल के धोखे कितने बड़े लेवल के थे और उसने सिर्फ अपनी बातों और दिमाग से कितने बड़े पैसे का खेल रचा था। तो चलिए एक बार ठीक से समझ लेते हैं कि नटवरलाल था कौन। भारत का सबसे कह सकते हैं लेजेंडरी कॉन आर्टिस्ट। एक ऐसा नाम जो बड़ी बड़ी धोखाधड़ी, एकदम असली लगने वाली जालसाजी और पुलिस को चकमा देकर भाग जाने का दूसरा नाम बन गया। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? बिहार के एक छोटे से गांव का एक सीधा साधा लड़का आखिर इतना बड़ा क्रिमिनल मास्टरमाइंड बना कैसे? कहाँ से आई उसमें ये कला? तो कहानी शुरू होती है 1912 में बिहार के एक छोटे से गांव से। कहते हैं कि उसमें सिग्नेचर कॉपी करने की गजब की काबिलियत थी और इसी हुनर का इस्तेमाल उसने अपने पहले बड़े धोखे में किया। अपने एक पड़ोसी के नकली साइन करके बैंक से 1000 रुपए निकाल लिए, लेकिन वो पकड़ा गया और यहीं से उसके भागने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भागकर कलकत्ता पहुंच गया, जहां उसके छोटे मोटे फ्रॉड अब बड़े बड़े स्कैम्स में बदलने वाले थे। चलिए अब आते हैं नटवरलाल के करियर के उस दौर पर जब वो अपने पीक पर था, जब उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि सुनने वालों के होश उड़ जाएं। जरा इसकी सेल्स लिस्ट तो देखिए। ताजमहल 3 बार बेचा, लाल किला 2 बार, और तो और राष्ट्रपति भवन तक बेच डाला। हद तो तब हो गई जब उसने संसद भवन को भी बेच दिया, वो भी तब जब उसमें 545 सांसद बैठे हुए थे। सोचकर ही हैरानी होती है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये सब करने के लिए उसने कभी बंदूक या हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया। उसका हथियार था उसका दिमाग और उसकी बेखौफ हिम्मत। उसने एक तरह से ये साबित कर दिया कि दिमाग की ताकत किसी भी हथियार से ज्यादा होती है। मगर रुकिए, नटवरलाल की कहानी सिर्फ उसके घोटालों की नहीं है। कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है, और वो है पुलिस और कानून की पकड़ से बार बार बच निकलना। मतलब वो पकड़ा तो कई बार गया, लेकिन जेल में टिकता ही नहीं था। आप यकीन करेंगे, उसे अलग अलग केस में कुल मिला के 113 साल की सजा हुई थी। मतलब इतनी सजा कि कोई नॉर्मल इंसान तो अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही काट दे। लेकिन नटवरलाल नॉर्मल तो था ही नहीं। 113 साल की सजा में से पता है उसने असल में जेल में कितना वक्त बिताया? मुश्किल से 20 साल। बाकी के वक्त वो फरार था, आजाद घूम रहा था। उसका एक किस्सा तो बहुत मशहूर है। 1957 में उसे गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाया गया। उसने कहीं से एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी जुगाड़ ली और बड़े आराम से मेन गेट से बाहर निकल गया। गार्ड्स को लगा कोई अफसर जा रहा है, किसी को भनक तक नहीं लगी। और उसकी आखिरी और सबसे हैरान करने वाली फिरारी वो हुई 1996 में। तब उसकी उम्र 84 साल थी। वो व्हीलचेयर पर था और पुलिस उसे इलाज के लिए ले जा रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ में वो बस गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। उसके बाद वो कभी किसी के हाथ नहीं आया। तो सवाल उठता है कि ऐसे इंसान का अंत कैसे हुआ? खैर, जैसी उसकी जिंदगी थी वैसे ही उसकी मौत भी एक रहस्य ही बनी रही। उसकी मौत को लेकर भी 2 अलग अलग कहानियां हैं। उसके भाई का कहना है कि वो 1996 में ही गुजर गया था। वहीं उसके वकील ने दावा किया कि उसकी मौत 2009 में हुई। असली सच क्या है, ये शायद नटवरलाल के साथ ही चला गया। आज भी देखिए, जब कोई बहुत ज्यादा चालाकी दिखाता है ना, तो लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो बिल्कुल नटवरलाल निकला। उसका नाम ही हमारे देश में होशियारी और धोखे का दूसरा नाम बन चुका है। तो आखिर में सवाल यही है,
कि वो सिर्फ एक ठग था या एक ऐसा कलाकार जिसने ये दिखा दिया कि अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो कुछ भी बेचा जा सकता है।